थे कि हरियाणा हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या पंजाब SYL का पानी नहीं दे सकता? सरदार है, 450 साल का इनका इतिहास है, ये पीछे नहीं जा सकते। जाट है, मर सकते हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते। सियासी बयान आया है उनका कि अगर किसी के साथ रेप जैसी घटना होती है तो उसको लेट जाना चाहिए और मजे लेने चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक ग्रुप कैप्टन बच गए थे जो लगभग 1 हफ्ते से अस्पताल के अंदर एडमिट थे, लेकिन कल परसों खबर आती है कि अब वो भी नहीं रहे। क्या आपको पहले से अंदाजा था कि वो भी नहीं रहेंगे? क्योंकि ये पूरी साजिश है। जिस हेलीकॉप्टर में वो गए हैं उसे कुछ दिन पहले तो अमित शाह भी सर्वे करके आया था, वो क्यों नहीं बना भाई? नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लेके हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, उसने किसानों को नहीं बचाया, उसने अपने आप को बचाया। इंदिरा को उन्होंने इसलिए मारा था कि इंदिरा अमेरिका के काबू से बाहर हो गई थी। मनमोहन सिंह ने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। फिर राजीव गांधी को एक लिट्टे का बहाना बना के डिस्प्यूट का फायदा उठाया CIA ने, राजीव गांधी का मर्डर कर दिया। हाँ भाई, हरियाणा वालों 1 साल से तो किसान आंदोलन देख रहे थे, लेकिन अब किसान आंदोलन कहीं ना कहीं थम गया है, लेकिन फिर भी धरना जारी है। धरने के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसान फिर भी बैठे हैं। मांगे क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मनदीप मलिक किसान नेता मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किसानों का धरना स्थगित हो चुका है, लेकिन फिर भी किसान आज भी लघु सचिवालय के बाहर धरने के ऊपर बैठे हुए। हालांकि आगे किन मांगों को लेकर के किसान यहाँ पर बैठे? मनदीप जी, मुझे ये बताइए आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है और क्यों आज भी आप लोग यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हैं? देखिए, 1 साल तक चले हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन को अभी सस्पेंड किया गया है, पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, क्योंकि लंबा आंदोलन चला है। क्योंकि सेनाएं जो है अगर लंबा लड़ेंगी तो वो थक जाती हैं। सेनाओं को दोबारा से तैयार करने के लिए घर वापसी हुई है, ताकि दोबारा से लड़ाई के मैदान में जाया जा सके। किसानों के मुद्दे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि हमारी सरकारों ने उनके खिलाफ इतने खड्डे खोद रखे हैं कि किसान को बचना इतना मुश्किल हो रहा है कि उसको जब तक वो जीवित रहेगा उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब बिल वापस हुए हैं, कहीं आप देखोगे MSP का मुद्दा है, कहीं जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इंश्योरेंस के नाम पे किसानों को ठगती हैं। रिलायंस कंपनी बीमा प्रीमियम के नाम पे तो किस्त काट लेती है, लेकिन उन किसानों को देती कुछ नहीं। उनके खिलाफ हमेशा आंदोलन चलता रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि पंजाब और हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा के अंदर जैसे ही किसान आंदोलन स्थगित हुआ, टोल के ऊपर जाकर के मैंने कवरेज की, जितने भी किसान जो है बॉर्डर से आ रहे थे, दिल्ली बॉर्डर से आ रहे थे, सब कह रहे थे कि हरियाणा हमारा बड़ा भाई है और हरियाणा के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या पंजाब SYL का पानी नहीं दे सकता? क्या लगता है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर ये SYL का मुद्दा कब सिमटेगा? देखिए, SYL का जो मुद्दा है वो उसी प्रकार का मुद्दा है, वो एक सियासी मुद्दा है। भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए भारत के भले के लिए नहीं हुए, राजनीति करने के लिए हुए। भारत के अंदर अलग अलग राज्य बने, राजनीति करने के लिए बने। हरियाणा पंजाब का जो SYL का मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा है, और हर राज्यों का एक दूसरे राज्य से जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से है, ना कि आम आदमी की वजह से है। पंजाब के किसानों ने कभी नहीं कहा कि हरियाणा को SYL नहीं देना चाहिए। हरियाणा के किसानों ने कभी नहीं कहा कि राजस्थान को ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। कोई भी सरकार अगर कानून बनाती है तो वो आम आदमी से पूछ के नहीं बनाती। इसलिए जो SYL का डिस्प्यूट है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों से पूछ के नहीं है। अगर सेंट्रल सरकार और दोनों सरकारें राजी है तो भाई किसी से भी नहीं पूछना, 1 घंटे में पानी आ सकता है। क्या किसी किसान ने मना किया? ये SYL का मुद्दा उछाल कर आप देखिए कि इस किसान आंदोलन की जो सफलता है विश्व में और भारत में, वो हरियाणा और पंजाब की एकजुटता है। हरियाणा पंजाब क्या भाईचारा एकजुटता इतनी मजबूत हुई है कि आने वाले समय में हमारे देश में BJP RSS की गलत नीतियों के खिलाफ बहुत बड़े बड़े जन आंदोलन होने हैं, और उन आंदोलनों की शुरुआत कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब से होनी है। और हरियाणा और पंजाब शुरुआत ना कर पाए, इसलिए इनके भाईचारे को तोड़ना जरूरी है। इनके भाईचारे को तोड़ने के लिए SYL का मुद्दा बनाया गया है, और उसको मुद्दा बनाने के लिए RSS और BJP के जो गुर्गे हैं, जो किसान आंदोलन के दौरान किसान मसीहा बनकर किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, और बहुत सारे किसान नेता उनके आगू बने हुए थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी हो गए थे। आप देखिए कि सत्यपाल मलिक को लोग किसानों का मसीहा मानते हैं कि भाई उसने किसानों की मदद की। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई सत्यपाल मलिक ने कौन सी मदद की? क्या सत्यपाल मलिक ने इस किसान आंदोलन को कभी जाटों और सिखों से आगे जाने दिया?
बीजेपी आरएसएस पूरे एक साल गांव में, देहात में, शहर में इसका पूरा प्रचार तंत्र, सारी मीडिया सिर्फ एक ही बात कहती थी कि भाई ये सरदारों का आंदोलन है, ये एक जाति विशेष का आंदोलन है, जाटों का, बाकी लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पूरा जोर था इस बात पे। और वही बादशाह सत्यपाल मलिक 1 साल से बोल रहा है। उसने कहा कि भाई ये सरदार है, 450 साल का इनका इतिहास है, ये पीछे नहीं जा सकते, जाट है मर सकते हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते। उसने कभी सिख और जाट के अलावा कोई भाषा ही नहीं बोली। तो क्या अब हम कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर सभी अपनी राजनीति करने लगे हैं? सभी नहीं, सभी अगर राजनीति करते तो ये आंदोलन सफल ही नहीं होता। ये आंदोलन कुछ लोग जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते और आम आदमी की मेहनत और ईमानदारी से आंदोलन जीता गया। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, वो आपको हर जगह मिलेंगे। अगर किसी का मर्डर भी होता तब भी वे अपना फेस चमकाने के लिए वहाँ मिलेंगे। मरे हुए पे राजनीति करना, जीवित पे राजनीति करना, मुद्दों को वो उन्होंने अपना फेस चमकाना ही होता है, उनको हमेशा स्टेज पे बैठना ही होता है। आपने कहा कि मरे हुए के ऊपर राजनीति करना या फिर सेना की बात आपने यहाँ छेड़ी, तो एक रिसेंटली मुद्दा उठाना चाहूंगी कि बिपिन रावत का मुद्दा उठाना चाहूंगी। बात की जा रही है कि जिस हेलीकॉप्टर के अंदर वो सवार थे, MIVI जो भी उसका नाम था, वो इस तरीके का बिल्कुल एडवांस लेवल का हेलीकॉप्टर था जिसे जाने से पहले 3 बार उसकी जांच हुआ करती थी और हो ही नहीं सकता कि वो क्रैश हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी उसी के अंदर सवार होके जाते, तो क्या वजह मानते हैं कैसे क्रैश हुआ? CIA जांच एजेंसी है अमेरिका की, हमारी जांच एजेंसी है IB, पाकिस्तान की जांच एजेंसी है ISI। CIA का 30 जनवरी 2017 को एक रिपोर्ट है। CIA क्या है कि वो अपने जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज करता है एक समय के बाद, जैसे हमारे यहाँ RTI होती है कि भाई हमने RTI लगा के कोई इन्फॉर्मेशन ले ली, उसी प्रकार CIA जो है बिना RTI लगाए अपने आप अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। 10 या 15-20 साल के बाद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज करता है। उसने 30 जनवरी 2017 को ये स्पष्ट कहा कि भारत के अंदर जो 2 मुद्दे बने थे उसको हमने असेसमेंट किया था, जिसके अंदर था इंदिरा गांधी का मर्डर और राजीव गांधी का मर्डर। उसने कहा कि 1984 के अंदर इंदिरा गांधी को मारा गया, और जबकि CIA ने 1982 में ये असेसमेंट कर दी थी कि इंदिरा गांधी को मारना है। जबकि हमारे देश के इतिहास में क्या लिखा गया है कि इंदिरा गांधी को सरदारों ने मारा। सरदारों ने क्यों मारा? क्योंकि भिंडरवाला की वजह से मारा। जबकि ये जो मुद्दा बना था भिंडरवाला, ये तो 1983 में बना था, जबकि प्लान तो 1982 में हो गया था अमेरिका के द्वारा। तो ये उसके बाद राजीव गांधी की असेसमेंट की थी उन्होंने, क्योंकि इंदिरा को उन्होंने इसलिए मारा था कि इंदिरा अमेरिका के काबू से बाहर हो गई थी। अच्छा। और CIA उसको इसलिए मारना चाहती थी, वो ये चाहती थी कि इंदिरा के बाद वहाँ जो कांग्रेस पार्टी में लीडर है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, जिनमें सबसे ऊपर नाम था प्रणब मुखर्जी का, जो वित्त मंत्री थे उस समय। उसके बाद था ये जो नरसिम्हा राव, और एक राइडू करके मंत्री थे। उनको ये अनुमान था कि अगर इंदिरा गांधी को इस समय मारा जाए तो ये 3 बंदों में से कोई एक प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके बाद अचानक राजीव गांधी विदेश में रहते थे, अचानक राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, और 4 साल तक उन्होंने जो काम किया, फिर वो दोबारा से अमेरिका की नज़रों में आ गए। फिर अमेरिका की CIA ने, और उन्होंने जो हमारे देश में जो अमेरिका के गुर्गे हैं, जो जिन्होंने पुलवामा करवा दिया, आपने विपिन रावत की बात बताई ना, उसी से कनेक्ट करूंगा मैं कि उन्होंने फिर राजीव गांधी को एक लिट्टे का बहाना बना के लिट्टे का डिस्प्यूट करवाया था CIA ने ही, और हमारा वहाँ जाना हो गया राजीव गांधी का, क्योंकि पड़ोसी देश है, वहाँ डिस्प्यूट का फ़ायदा उठाया CIA ने और राजीव गांधी का भी मर्डर कर दिया। अब आ गया विपिन रावत का केस। विपिन रावत ने 10 दिन पहले एक बयान दिया कि भाई हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना है, और हमारे देश की सरकार, BJP RSS की सरकार पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगती है। एक तो ये मुद्दा। दूसरा, उसने कहा कि भाई ये जो कोरोना बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये एक जैविक वार है, और देश की सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये 2 मुद्दे जो थे, ये विपिन रावत की मौत का कारण बने, क्योंकि जो ये साजिशें हैं हमारे देश में, BJP RSS की जो सरकार है, वो हमारे देश के लोगों की वजह से नहीं है, वर्ल्ड बैंक की वजह से है, WTO की वजह से वहाँ से पैसा आया। क्योंकि आप ये देखिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह ने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। क्यों बने? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने चाहा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसके बाद BJP सरकार आती है, गांधी ये जो है मोदी को लेके आ जाता है पूरा प्रचार के साथ, वर्ल्ड बैंक ने उसको पैसा दिया, देश के पूंजीपतियों ने पैसा दिया। फिर आप देखते हो कि अरुण जेटली जो लोकसभा इलेक्शन हार जाता है और वो वित्त मंत्री बनता है,
जबकि सर आम आदमी ने तो उसको इग्नोर कर दिया, हरा दिया। फिर वो वित्त मंत्री कैसे बना? वो वित्त मंत्री बना वर्ल्ड बैंक की वजह से, क्योंकि हमारे देश की आज जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था है वो पूरी चाइना और अमेरिका के कब्जे में है। विपिन रावत को बीजेपी आरएसएस के सारे क्राइमों का पता था, चाइना की सीमा पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान घुसपैठ करता है या नहीं करता, हमारे सैनिक कैसे मरते हैं, पुलवामा किसने करवाया, नक्सली हमला किसने करवाया, गोलन घाटी का हमला किसने करवाया, और जैविक वार के बारे में उसने कहा। तो आप देखिए कि जब व्लादिमीर पुतिन आता है उसके साथ जो 3 व्यक्तियों की मीटिंग होती है उसमें तीनों में से एक विपिन रावत थे, और अगले दिन जब व्लादिमीर पुतिन वापस जाता तो अगले दिन हेलीकॉप्टर में वो क्रैश की खबर आ जाती है और हमारे जो विपिन रावत जी है वो शहीद हो जाते हैं। क्योंकि ये पूरी साजिश है, जिस हेलीकॉप्टर में वो गए हैं उससे कुछ दिन पहले तो अमित शाह भी सर्वे करके आया था, वो क्यों नहीं मरा भाई, जबकि वो दुनिया का सबसे सेफ हेलीकॉप्टर है। क्योंकि विपिन रावत और उसकी पत्नी का साथ में होना, किस वजह से होना, और उसके जितने भी जूनियर थे वो सारे एक साथ एक ग्रुप में थे जिनके कंधे पे बंदूक रख के आरएसएस बीजेपी ने चलाई थी देश की आंखों में पट्टी बांधने के लिए। उनको ये पता था कि अब विपिन रावत बगावत कर सकता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को हमारा दोस्त बता दिया, चाइना को हमारा दुश्मन बता दिया, कोरोना को जैविक बीमारी ना बता के जैविक इंजेक्ट की हुई बीमारी बता दी, तो ये आदमी बगावत ना करे, इस करके इसको रास्ते से हटाने का इन्होंने प्लान किया। ठीक है, विपिन रावत की तो बात हो गई, लेकिन उस हेलीकॉप्टर के अंदर 14 लोग और सवार थे, जिसके अंदर से एक ग्रुप कैप्टन बच गए थे जो लगभग 1 हफ्ते से अस्पताल के अंदर एडमिट थे, लेकिन कल परसों खबर आती है कि अब वो भी नहीं रहे। क्या आपको पहले से अंदाजा था कि वो भी नहीं रहेंगे? बिल्कुल, जो साजिशें रची गई वो इसीलिए रची गई कि सबूतों को मिटाना है, क्योंकि आरएसएस का प्लान हमेशा से क्या रहता है कि उसकी जो सीक्रेसी है वो लीक ना हो और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही वो सीमित हो। अमित शाह, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, इन तक उनकी खबरें सीमित रहे, इसलिए वो जिस आदमी के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाते हैं, काम निकलने के बाद उसको रास्ते से ये लोग हटा देते हैं। इसी करके उनके जितने भी जूनियर अफसर थे जो एक ग्रुप में काम करते थे, जिनको सारी खबरें पता थी, अब जनरल रावत के बाद ये बन सकता है, जनरल सीडीएस बन सकता है, ये लेफ्टिनेंट जनरल बन सकता है और ये आगे जाके समस्या पैदा कर सकता है, तो इन्होंने सारे एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई। ठीक है, अब आगे किसानों के ऊपर बढ़ते हुए बात करते हैं कि किसानों के बारे में आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है सरकार की। और अगर बात की जाए एक और मुख्यमंत्री की, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है, एक और सियासी बयान आया है उनका कि अगर किसी के साथ रेप जैसी घटना होती है तो उसको लेट जाना चाहिए और मज़े लेने चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब तक दुनिया के अंदर 3 प्रकार की पॉलिटिक्स हुई है। एक पॉलिटिक्स हुई है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जिसको हम परंपरागत रूप की पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो शुरुआत की थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, चौधरी चरण सिंह थे, इंदिरा गांधी थे, देवीलाल और जैसे लोग थे। लोग उनको वोट देते थे, उनसे काम बनता, जो भी मान लिया भाई किसी ने सड़क बना दी, किसी ने वाटर बॉक्स बना दिया, स्कूल बना दिया, तो चलता रहता था, आपने वोट देने दो ना दो कोई मैटर नहीं था। उसके बाद आई साइंटिफिक पॉलिटिक्स, जिसे हम साइंस की राजनीति कहते हैं। उसके अंदर एक मुद्दा बना पब्लिक के अंदर कि भाई देश को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन सी पार्टी देश को आगे लेके जाएगी, कौन चांद पे लेके जाएगी, कौन रॉकेट लॉन्च करेगा, कौन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाएगा, कौन रोजगार के अवसर देगा। तो ये जो साइंटिफिक राजनीति आई ये कुछ देर तक चली। अब हमारे देश में पिछले 10 साल से जो पॉलिटिक्स हो रही है वो साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स हो रही है, मानसिकता की पॉलिटिक्स हो रही है। जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ये देख रही है कि आम आदमी क्या सोच रहा है, हाँ। आम आदमी क्या चाहता है, उसकी मांगे क्या है और उसको मुद्दों से कैसे भटकाया जा सकता है, इसलिए दिमाग पे वार किया जा रहा है। यानी कि इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान दिलवाए जा रहे हैं, दिए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखोगे ये देश सबका है। बीजेपी आने से पहले आपने कहीं पाकिस्तान का झंडा नजर आता था? नहीं आता था। कभी ओवैसी जैसे दोगले लोग जो पेड किए हुए हैं, जो बीजेपी ने ही खड़े किए हैं, उनके कभी बयान आपने नहीं देखे भड़काऊ। लेकिन बीजेपी आने के बाद उनके बयान भड़काऊ हो गए, जाति के जहर घोल के धर्म की राजनीति करके ये लोग जो साइकोलॉजिकल वार कर रहे हैं, लोगों को उनके जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे बिजली का है, पानी का है, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का है, सड़कों का है, उनसे उनका ध्यान भटकाने के लिए। मनदीप जी आपको यहाँ पर रोक करके पूछना चाहूँगी कि लगातार लोगों के मन के अंदर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आ गया है कि 1 साल से मोदी सरकार किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये 3 कृषि कानून वापस नहीं ले रही थी। एकदम से सुबह होता है, उदय होता है, सूरज निकलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक नेशनल चैनल के ऊपर आ करके एक बयान दे देते हैं। ये इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लेके हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, उसने किसानों को नहीं बचाया, उसने अपने आप को बचाया।
क्योंकि बीजेपी का जो सिस्टम है यूपी के अंदर, वो ये सत्ता के नज़दीक नहीं आ रहे। उनको ये पता है कि अगर एक बार सेंटर से बीजेपी चली गई तो जिंदगी में कभी नहीं आनी। और इनके हर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, एमपी, आप देखोगे गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वो सारी वीडियो है, सारी फुटेज है, सारे एसआईटी ने बोल दिया, लेकिन ये लोग इस्तीफा नहीं ले रहे। मनोहर लाल खट्टर कह रहा है कि किसानों के सिर पे लठ मारो। इनके इस तरह के बयान इनको सजाए मौत और सारी उम्र जेल में रखेंगे। 20 लाख करोड़ का घोटाला है, देश को इन्होंने गैर कानूनी तरह से निजीकरण की तरफ भेज दिया। इन्होंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए, इस देश के साथ धोखा किया कि ये अगर सत्ता से चले गए तो इनको सजाए मौत और जेल होनी है। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किसानों को बख्शा है और इन्होंने ये सोचा कि किसी ना किसी प्रकार से यूपी का इलेक्शन अगर हम जीत गए और हम बच गए तो इनको तो दोबारा पकड़ लेंगे। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किसानों को बख्शा है। जैसे ही आप इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन के अंदर एक और मुद्दा उठाना चाहेंगे हम लोग, पंजाब का। पंजाब के अंदर किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया है। हालांकि संयुक्त संघर्ष पार्टी उन्होंने नाम की आज घोषणा की है। तो पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो अब जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे कैप्टन अमरिंदर, वो अपनी पार्टी के साथ जो है भाजपा के साथ अलायंस के अंदर यानी कि गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या लगता है कि अब बड़ा सियासी फेरबदल होने वाला है? क्योंकि किसानों की हमेशा से ही यही मांग रही है कि वो कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अब राजनीति के अंदर आकर के खुद की पार्टी बना ली है। इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि किसान आंदोलन ने देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। जी। अब तक देश की जो राजनीति के डर्रे पे चल रही थी, किसान आंदोलन ने उसको मुख्य धारा में लेके आए हैं। किसानी अब तक कोई मुद्दा नहीं थी, एमएसपी कोई मुद्दा नहीं थी, कोई नहीं जानता था। मजदूरों को लोगों ने कह दिया ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। लेकिन अब हर पार्टी के एजेंडे के अंदर किसान, मजदूर और एमएसपी है। ये एक इस किसान आंदोलन की सफलता है। रही बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आंदोलन लड़ा, किसानों के फेवर में लड़ा, ईमानदारी से लड़ा। मैं तो उस आदमी की फेवर करूंगा जिन्होंने किसानों की मदद की, जो आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ता है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसान हो, गुरनाम हो या राज्यपाल हो या टिकैत हो, कोई भी हो, अगर वो आम जनता की आवाज़ है, आम जनता की लड़ाई लड़ता है तो वो पार्टी बनाए, इलेक्शन लड़े, कोई दिक्कत नहीं। उसको मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी निजी राय क्या है? क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अपनी पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ना चाहिए था? क्योंकि वो भी उनका भी ये बयान है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि स्वच्छ राजनीति कैसे करते हैं। देखिए, उनकी सोच बढ़िया है, लेकिन अब समय नहीं है। किसी किसान पार्टी बनाकर संपूर्ण किसानों का बहुमत प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी जागरूकता शुरू हुई है, आई नहीं है। क्योंकि अब वो पार्टी बनाएंगे तो उनको कितना वोट मिलेगा? बहुत कम वोट मिलेगा। फिर दोबारा वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी माहौल बन रहा है और जब आप पूरी तरह से माहौल गर्म हो जाए, उससे मैं पार्टी बना के आप इलेक्शन लड़िए। मैं इलेक्शन लड़ने से इनकार नहीं कर रहा, इलेक्शन लड़ो, क्योंकि एक अच्छा आदमी जब राजनीति में जाएगा, पद पे जाएगा, वो तभी भला कर पाएगा ना। बाहर बैठ के लड़ाई झगड़ा करने से तो कोई कुछ क्या आने वाले समय के अंदर मनदीप मलिक भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी नज़दीक तो ऐसी कोई प्लान है नहीं। क्योंकि ये चीज़ें बिना प्लान किए आपको सफलता मिल नहीं सकती। तो पॉलिटिक्स का तो अभी कोई सवाल है नहीं कि मैं राजनीति करूँगा। हाँ, लेकिन मैं किसान नेताओं के साथ जरूर जाऊँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मनदीप मलिक, जिन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दों के ऊपर चर्चा की और हालांकि बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। खैर, आपकी क्या राय है इनके खुलासों के बारे में, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।